नमो नमो साथियों, जयतु संस्कृतम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विचित्र साक्षी पाठ, जो हमारे वर्ग 2 सिलेबस के अनुसार है और वर्ग 2 सेमुसी द्वितीय भाग का पाठ है। ये विचित्र साक्षी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। इसके पहले मैं आपके लिए लेके आई थी सिक्ता सेतु कक्षा 9th का पाठ था ये, और सेमुसी द्वितीय भाग का पाठ लेके आई थी सूची पर्यावरणम और सुभाषितानी के क्वेश्चन आंसर सहित मैंने आपको समझाया है। आज मैं आपके लिए लेके आई विचित्र साक्षी, तो आप लोग विचित्र साक्षी पाठ अच्छे से समझिएगा। मैं आपको हिंदी अर्थ सहित समझाऊंगी और प्रश्न उत्तरी भी कराऊंगी। तो देखिए, विचित्र साक्षी यानी विचित्र गवाह, साक्षी मतलब गवाह। तो अब देखिए आप, अयम पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः कथायाः सम्पादितः अंशः अस्ति। इयं कथा बंग साहित्यकारः बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारितो अस्ति। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृशानां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा, यह पाठ किसके द्वारा लिया गया है, तो ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा विरचित किया गया है, संपादित किया गया है ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि विचित्र साक्षी पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा यह पाठ लिखा गया है। तो देखिए, इयम कथा बंग साहित्यकार यानी बंगला के साहित्यकार बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णय के ऊपर आधारित है। तो जो बंकिमचंद्र चटर्जी हैं, उनके न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णय के पर आधारित यह पाठ है। तो आप याद रखिएगा कि विचित्र साक्षी पाठ में न्यायाधीश कौन है, तो न्यायाधीश, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विचित्र साक्षी पाठ में न्यायाधीश कौन है, तो बंकिमचंद्र चटर्जी कौन है, न्यायाधीश हैं। और विचित्र साक्षी पाठ को किसने लिखा है, तो ओम प्रकाश ठाकुर ने। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा क्या है, विचरित अंश है। यह कथा बंगला के साहित्यकार बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्ता सत्य असत्य के निर्णय के लिए जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनसे साक्ष्य के बिना भी न्याय हो सके, इस कथा में इसी प्रकार न्यायाधीश ने वैसा ही मार्ग क्या किया है, अपनाया है। तो न्यायाधीश कौन है, बंकिमचंद्र चटर्जी, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, पाठ हम आपको समझा रहे हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। वित्त यानी धन, वित्त यानी धन, निर्धन यानी गरीब। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापितुं सफलो जातः। तन्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूतः। एकदा स पिता तनुजस्य, तनुज यानी पुत्र, रुग्णता मां कर्णे यानी बीमारी, समझ गए, बीमारी, व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमर्थ कार्यसेन पीड़ितः स बसयानं विहाय पदातिरेव मतलब पैदल प्राचलत। तो एक बार क्या होता है, उपार्जितवान मतलब कमाया, पदातिरेव यानी पैदल ही, और प्रसृते यानी फैले हुए। तो आप लोग देखिए, अर्थकारसेन का मतलब क्या होता है, परम अर्थकारसेन का मतलब होता है धन के अभाव से। तो आप लोग हिंदी अर्थ समझ लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया था। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में क्या हो गया, सफल हो गया। वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चला गया, परंतु धन के अभाव में परेशान वह बस को छोड़कर पैदल ही चला गया। तो देखिए क्या हुआ कि वो पैदल ही चला गया, धन के अभाव में कैसा चला गया, पैदल ही चला गया। फिर देखिए, पदांती क्रमेण पैदल चलता हुआ वह संचलनम सायं मतलब शाम को, समय अपस्यो
गंतव्यात् दूरे आसीत् निशा अंधकारे। निशा अंधकारे यानी अंधेरा, निशा अंधकारे यानी शाम को जब अंधेरा हो जाता है, रात में फैले हुए अंधेरे को कहते हैं निशा अंधकारे। प्रसरते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थ मुपागतः करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। तो देखिए फिर क्या होता है, पैदल चलता हुआ वह शाम को भी क्या था, मंजिल से दूर था। रात के फैले हुए अंधेरे में सुनसान इलाके में पैदल यात्रा करना ठीक नहीं है, ऐसा उसने सोचा। तो विजने प्रदेशे, विजने प्रदेशे मतलब सुनसान इलाका, विजने यानी सुनसान इलाका। तो देखिए उसने ये सोचा कि रात में पैदल चलना ठीक नहीं है, पैदल जाना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके वह पास में स्थित एक गाँव मतलब ग्राम में या गांव में क्या सोचा कि रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। तो करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रय प्रायच्छत, यानी दयालु गृहस्थ ने उसको क्या किया, आश्रय दे दिया। अब देखिए इसके बाद विचित्र दैवगति, विचित्र दैवगति यानी भाग्य की लीला भी क्या है, विचित्र है। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् ग्रहे कश्चन और ग्रभ्यांतरम प्रविष्टः तत्र निहिता मेकाम मंजूषाम आदाय पलायितः। तो मंजूषाम का मतलब होता है पेटी, मंजूषाम का मतलब क्या होता है, पेटी होता है, और चौरह यानी चोर। तो भाग्य की लीला भी अपरंपार है। उसी रात को उस घर में कोई चोर अंदर प्रवेश कर गया। चोर कैसा हो गया, अंदर प्रवेश कर गया, वहाँ रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग गया। चोर के पैरों की आवाज़ से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे पीछे गया और उसे पकड़ लिया। पर विचित्र घटना घटी, पर क्या घटना घटी, विचित्र घटना घटी। चोर ने ही ऊंची आवाज में जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। तो देखिए चौरो अयम इति, उसने ही जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। ऐसा तस्य तास्वरेण प्रबुधाः, उसकी ऊंची आवाज से जागे हुए गांववासी अपने घरों से निकलकर वहां आए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। जबकि गांव का कोतवाल ही कौन था, चोर था। गांव का कोतवाल ही कौन था, चोर था। देखिए तो आप देखिए आरक्षी का मतलब होता है चोर, आरक्षी का मतलब कोतवाल, आरक्षी मतलब कोतवाल। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरः आसीत्। अभी एक क्वेश्चन आएगा हमको कि आरक्षी मतलब कौन है, चौरः क अस्ति, तो आरक्षी, तो आरक्षी का मतलब होता है कोतवाल। तो देखिए गांव का कोतवाल ही क्या था, चोर था। उसी समय कोतवाल ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा सिद्ध करके कारागार में क्या किया, डाल दिया। अब देखिए आगे, अग्रमी दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। तो उसी दिन मतलब दूसरे दिन क्या हुआ, अगले दिन वह कोतवाल चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग घटना सुनी। तो देखिए अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभायाम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। तो न्यायाधीश जो बंकिम चंद्र जी थे उन्होंने दोनों की अलग अलग घटना सुनी। सर्वव्रतमवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोष भांजनम। तो देखिए क्या हुआ, सारी घटना को जानकर उन्होंने उस अतिथि को निर्दोष माना और कोतवाल को दोषी, परंतु किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णेतु ना शक्नोत ततो अशो तव अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। लेकिन क्या हुआ कि उनको साक्ष्य के अभाव में, यानी उनको कोई प्रमाण नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने उन दोनों को दूसरे दिन उपस्थित होने का क्या किया, आदेश दिया। अनेधेषु तव न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो। अगले दिन दोनों ने अपना अपना पक्ष क्या किया, फिर से सुनाया। तदेव कश्चित् तत्रस्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले
कश्चिन जनः केनापि हतः। तो एक कर्मचारी आया और उन्होंने बताया कि 2 कोस की दूरी पर, 2 कोस द्वयांतराले, 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। हंत यानी हतः यानी हत्या कर दी गई है। उसका मृत शरीर, तस्य मृत शरीरम राज्य मार्गम निक्सा वर्तते आदि सयताम किम करणीयमिति न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम सचम च तौ शवम न्यायालये आने तू मादिष्टवान। तो क्या हुआ, उसका मृत शरीर सड़क के पास क्या है, पड़ा हुआ है। आज्ञा दीजिए क्या करना है। ऐसा न्यायाधीश ने कोतवाल और आरोपी को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दे दिया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। आदेशम प्राप्य उभो प्राचलताम तंत्रोपेत्य काष्ठ पटले निहितम पंटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो आरक्षी सुपुष्ट देह आसित। सुपुष्ट देह यानी अब देखिए आज्ञा प्राप्त करके दोनों क्या हो गए, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे गए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे में ढोते हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। अब देखिए आरक्षी यानी कोतवाल, आरक्षी यानी कोतवाल और अतिथि यानी मेहमान। तो देखिए आरक्षी क्या हुआ, कैसा था, सुपुष्ट देह वाला था, यानी कोतवाल हष्टपुष्ट शरीर वाला था। और आरोपी कैसा था, अभियुक्तश्च यानी आरोपी, अभियुक्तश्च यानी आरोपी। तो आरोपी कैसा था, आरोपी था क्रस्काय यानी दुबले पतले शरीर वाला, क्रस्काय यानी दुबले पतले शरीर वाला। तो भारी शव को कंधे में ढोना उसके लिए क्या था, कठिन था, क्योंकि वो दुबला पतला था और वो कैसा था, हष्टपुष्ट शरीर वाला था। तो भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, उसके लिए यह भार ढोना असंभव था, कठिन था। स भार वेदनाया क्रदंती स्मः, तो वह भार की पीड़ा से क्या हो रहा था, रो रहा था। उसका रोना सुनकर प्रसन्न कोतवाल तस्य क्रदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमु वाच रे दुष्ट, उसने क्या किया, उसका रोना सुनकर कोतवाल प्रसन्न होकर बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः इदानीं निजकृतस्य फलं भुक्ष्यव अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्ये इति प्रोच्य उच्चे अहसत यथा कथचिद उभो शवमानी एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो। तो क्या कहता है, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटी ले जाने से रोका गया था, अब अपने किए का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल के कारागार की सजा पाओगे। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। इसी प्रकार दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया, चत्वरे स्थापितवन्तो। अब देखिए आगे क्या होता है, तो आगे देखिए न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषये वस्तुमादिष्टो आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आचार्य मघटत स सौ प्रवार कम पसार्य न्यायाधीशम विवाद निवेदितवान। मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः। तो देखिए आगे, चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः अतः निजकृतस्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्ये इति। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डमादिश्य तं जनः ससम्मानं मुक्तवान्। अतः एवोच्यते दुष्काराण्यपि कर्मणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालब्धः लील एव
प्रकुर्वते। तो आप लोग अर्थ समझ लीजिए। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए क्या किया, आदेश दिया। कोतवाल के द्वारा अपना पक्ष रखे जाने पर एक अद्भुत घटना घटी। उस शव ने ऊपर ओढ़ा हुआ कपड़ा हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन किया। क्या किया निवेदन, हे मान्यवर, इस कोतवाल के द्वारा रास्ते में जो कहा गया वह बताता हूँ। आरोप में तुम 3 साल के कारागार की। हाँ, तो कोतवाल के द्वारा क्या बताया गया कि इस कोतवाल के द्वारा रास्ते में जो कहा गया वह मैं बताता हूँ। कर्मचारी बता रहा है, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटी को ले जाने से रोका गया था। अब अपने किए का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल की सजा पाओगे। ऐसा किसने कहा, वो शव ने बताया। किसको, न्यायाधीश को। न्यायाधीश कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो न्यायाधीश ने कोतवाल को कारागार का दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ कैसा किया, छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि संपन्न व्यक्ति कठिन कार्यों का भी नीति और युक्ति, जो बुद्धि संपन्न व्यक्ति होते हैं वो कठिन कार्यों का भी नीति और युक्ति यानी उपाय का सहारा लेकर खेल खेल में ही समाधान कर देते हैं। तो ये कहानी का हमारा सार था, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। अब देखिए ये हैं शब्दार्थ, आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए। हम आपको शब्दार्थ दिखा दे रहे हैं, ये शब्दार्थ हैं हमारे। तो आप लोग शब्दार्थ भी नोट कर लीजिएगा और शब्दार्थ लिख लीजिएगा। ये शब्दार्थ हैं, आप लोग कठिन शब्दों का अर्थ भी ये कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आंसर आपसे बताने जा रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन आंसर जरूर नोट कीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन आंसर आपसे बता रही हूँ, ये हमारे शब्दार्थ हैं, आप लोग शब्दार्थ नोट कर लीजिए। ये देखिए शब्दार्थ, अब मैं क्वेश्चन आंसर आपसे करवा रही हूँ। आप लोग क्वेश्चन आंसर ध्यानपूर्वक कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर अच्छे से नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमको क्या करना है, उत्तर देना है। कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा ना सुखा वह। तो देखिए प्रश्न उत्तर है हमारे कि कैसे स्थान पर पैदल चलना ठीक नहीं है। तो विजने यानी सुनसान, विजने यानी सुनसान स्थान पे पैदल चलना क्या नहीं है, कठिन है। तो सुनसान स्थान पे हमको पैदल नहीं चलना चाहिए। दूसरा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अतिथि केन प्रबुदः। अतिथि केन प्रबुदः, तो अतिथि आप लोग याद रखिएगा, पाद ध्वनि ना पैर की आवाज़ से। अतिथि कैसे जाग गया, तो पैर की आवाज़ से। पाद ध्वनि ना, पाद ध्वनि ना। कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा ना सुखा वह, तो विजने यानी सुनसान। अतिथि केन प्रबुदः पाद ध्वनि ना, पैरों की आवाज़। क्रस्कायः क आसित, क्रस्कायः क आसित, तो कमज़ोर शरीर वाला कौन था, मैंने आपको बताया था क्रस्काय का मतलब होता है कमज़ोर। तो कमज़ोर शरीर वाला कौन था, अभियुक्तः यानी आरोपी। न्यायाधीशः कस्मे कारादंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको कारादंड की सजा दी, तो आरक्षिणे यानी कोतवाल को, आरक्षिणे यानी कोतवाल को। कम निक्साम मृत शरीरम आसित, तो देखिए कम निक्साम मृत शरीरम आसित, किसके पास मृत शरीर था, तो राजमार्गम यानी सड़क के पास। कम निक्साम मृत शरीरम आसित, कहाँ पे मृत शरीर था, तो राजमार्गम। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो अधोलिखित प्रश्नों को हमको संस्कृत भाषा में देना है। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, तो निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य। तो आप लोग लिखेंगे निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। जनः किमर्थ पदांति गच्छति, तो लिखेंगे जनः अर्थकार्षेण पीड़ितः बस यानम विहाय पदांति गच्छति। नेक्स्ट है, प्रसूते निशा अंधकारे स किम अचिंत्यत। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रसूते निशा अंधकारे विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभा वहा इति स अचिंत्यत। तो देखिए ये स तक है, यहाँ समान ही रहता तो मैंने ऐसा कर दिया है। वस्तुतः चौरः का आसित,
वस्तुतः चौरः का आसीत, वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत। तो चोर कौन था? आरक्षी था। जनस्य क्रदनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान। तो देखिए क्रदन मतलब रे दुष्ट, उसके मतलब जो चोर था, जो क्या था, अभियुक्त था, उस वो क्या करने लगा? रोने लगा। तो आरक्षी ने क्या कहा? तो रे दुष्ट त्वया अहम चोरिताम मंजूषायाम ग्रहणात वारितः। तो देखिए व्यक्ति के रोने को सुनकर कोतवाल ने कहा, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटी ले जाने में क्या था? रोका गया था। अब अपने किए का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की क्या होगी? सजा होगी। बहुत लंबा चौड़ा है, आप लोग शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसा लिख सकते हैं। मति वैभवशालिनः दुष्कारिणी कार्याणि कथम साधयन्ति। तो देखिए नीति युक्तिम समालंब्य लीलाया एव। आप लोग इसका आंसर ये है, नीति युक्तिम समालंब्य लीलाया एव। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए रेखांकित प्रश्न निर्माण करना है। पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थितः। तो पुत्र के बदले में क्या आएगा? पुत्रम के बदले में कम आएगा, आप लोग याद रखिएगा। करुणा परो ग्रहित तस्मे के बदले में कस्मे आएगा। चौरस्य के बदले में कस्य आएगा। न्यायाधीशः बंकिम चंद्र के स्थान पे क आएगा। न्यायाधीशः खाली स्थान आसीत, खाली स्थान भी आ सकता है। तो न्यायाधीशः बंकिम चंद्र आसीत, न्यायाधीशः क आसीत। स भार वेदनाया क्रदंती स्मः कया। भार वेदना के स्थान पे क्या आएगा? कया। उभो सौ चत्वरे यानी कुत्र, चत्वरे के स्थान पे कुत्र आएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए चत्वरे के स्थान पे क्या आएगा? कुत्र आएगा। भार वेदना यानी कया आएगा। बंकिम चंद्र के स्थान पे कह आएगा। अब आगे देखिए, आगे है हमारा यथा निर्देश उत्तरम। तो देखिए आप लोग आदेश प्राप्य उभो अचलताम अत्र किम कर्तव्य पदम। तो कर्तव्य पदम कर्तरी पद है हमारा, तो कर्तरी पद क्या होगा? उभो होगा। आंसर लिखेंगे उभो। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि अत्र मार्ग इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। तो देखिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ। तो इसके स्थान पे क्या आएगा? एतेन आरक्षिणा अध्वनि युक्तम वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यत्र पदम प्रयुक्तम, तो अध्वनि आएगा। करुणा परो ग्रही तस्मे आश्रयम प्रायच्छत अत्र तस्मे इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। तो अतिथे, सर्वनाम पद किसमें है? अतिथि है। ततो असो तव अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। तो आदिष्टवान, आदिष्टवान क्या है? क्रियापद है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दुष्काराण्यपि कर्माणि अत्र विशेष्य पदम किम। तो कर्मणि क्या है? विशेष्य पद कर्मणि है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर है हमारा संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद पदाति रेव है, तो पदांति ही धन एवह। निशा अंधकारे, तो निशा धन अंधकारे। अभिधन आगतम अभ्यागतम। भोजन धन अंतः भोजनान्ते, भोजनान्ते। चौरा अयम चौरः धन अयम। ग्रह धन अभ्यंतरे ग्रहाभ्यंतरे। लीलेव लीलाया एव। यदुक्तम वद धन उक्तम। प्रबुद्धः अतिथि प्रबुद्धो अतिथि। तो ये संधि विच्छेद है और जरूर आएंगे संधि विच्छेद, ये आते ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है? प्रत्यय छाटना है, प्रत्यय लिखना है कि लेप प्रत्यय कौन सा है, कत प्रत्यय कौन सा है, कतवतु कौन सा है, तुमुन कौन सा है। तो लेप प्रत्यय मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रत्यय का वीडियो डाल दिया है, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। तो देखिए जिसमें यह रहता है लास्ट में, वो लेप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तह यानी कत प्रत्यय, कतवतु वान वाले जिसमें वान शेष रहता है, तुमुन में तुम शेष रहता है। तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय भी है हमारा, प्रत्यय धातु रूप प्रकरण, ये सब मैंने वीडियो डाल दिया है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देख लीजिए ये। फिर हम आपको ये दिखा रहे हैं अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचन। तो बहुवचन में बनाना है हमको। तो स बस यानम विहाय पदाति रेव गंतुम निश्चयम कृतवान। तो बस यानम के बदले में क्या आएगा? देखिए ते बस यानानी, क्या आएगा? बस यानानी, क्योंकि हमको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो बस यानानी कृतवन्तः, कृतवान के बदले में कृतवन्तः।
चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। तो चौरः बहुवचन बनाना है हमको, चौराहा। क्या लिखेंगे? चौरः के बदले चौराहा, राजपुरुष के बदले लिखेंगे राजपुरुषा। क्या लिखेंगे? राजपुरुषा। यहाँ पे नहीं लिख पाया है तो राजपुरुषा कर लीजिएगा आप लोग। कश्चन चौरः ग्रभ्यांतरम प्रविष्टः। तो केचन क्या आएगा? केचन चौराहा। कश्चन के बदले में केचन आएगा और चौरः के बदले में चौराहा। ग्रभ्यांतरम प्रविष्टः। अंधेषु तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तो ते न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तः। तो आप लोग नोट जरूर कीजिएगा और आप लोग जरूर पढ़ाई कीजिए। देखिए फिर यहाँ पे हमें क्या करना है? विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी रिक्त स्थान भरना है। ग्रह शब्द पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? तो पंचमी विभक्ति में ग्रहात आएगा। शब्द रूप, तो शब्द रूप आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा, तो पंचमी में शब्द रूप में ग्रहात आता है। अब देखिए चतुर्थी अतिथि शब्द, तो अतिथय क्या आएगा? अतिथय। फिर हमारा यहाँ पे है तव प्रति परिस्थितो, तो न्यायाधिकारीन शब्द द्वितीय विभक्ति में करना है, तो क्या आएगा? न्यायाधिकारिणम, न्यायाधिकारिणम। फिर है हमारा खालिस्तान चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्यसेत। इदम शब्दे सप्तमी विभक्ति, तो इदम का क्या होगा? अस्मिन होगा। इदम का अस्मिन होगा सप्तमी विभक्ति में, आप लोग जरूर याद रखिएगा। चौरस्य खालिस्तान प्रबुद्ध अतिथि, तो पाद ध्वनिना, क्योंकि तृतीय विभक्ति है तो पाद ध्वनिना। आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए योग्यता विस्तार है हमारा, तो ये विचित्र साक्षी का पाठ योग्यता विस्तार है। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। तो देखिए ये विचित्र साक्षी पाठ के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश ठाकुर हैं। और न्यायाधीश कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए और याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा पाठ था। अब देखिए ये हम पूरा दिखा दे रहे हैं, भाषिक विस्तार भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। राधे राधे, जयतु संस्कृतम।